और यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ धीरेन्द्र तिवारी। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे MHI 09 भारत में राष्ट्रवाद। तो उसमें हमने पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट चैप्टर हमारा था वो कंप्लीट हो गया था और थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज हम फोर्थ चैप्टर की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद का परिप्रेक्ष्य 2। परिप्रेक्ष्य 1 थर्ड चैप्टर है। आप उसको प्लीज़, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि हम लोग B.Ed का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं या चाह रहे हैं। तो आपका फीडबैक चाहिए कि हम प्रोग्राम शुरू करें या नहीं, या फिर किस तरह से शुरू करें। तो प्लीज़ आप लोग अगर B.Ed कर रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं तो प्लीज़ आप उन्हें बोलिए कि हमारे चैनल पे आके थोड़ा सा हमें गाइड करें। ओके फ्रेंड्स, तो हम आज शुरू करते हैं परिप्रेक्ष्य 2। इसमें हम 2 चीज़ों की बात करेंगे। हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रवाद में कैम्ब्रिज स्कूल कि कैम्ब्रिज स्कूल भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में क्या बात कर रहा था, और सबाल्टर्न। अब कैम्ब्रिज स्कूल क्या है या हम इसे कैम्ब्रिज स्कूल क्यों कहा जा रहा है, तो आप प्लीज़ MHI 03 आप विजिट कर लीजिए। वहाँ पे कैम्ब्रिज स्कूल के बारे में अच्छे से बताया गया है कि इतिहास में या इतिहास को समझने में कैम्ब्रिज स्कूल की क्या भूमिका रही है। तो वहाँ पे आप अच्छे से उसको जान लेंगे। तो कैम्ब्रिज स्कूल के जो लोग थे वो भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में क्या बोलते थे या क्या समझते थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सीधी सी बात है कि ये कैम्ब्रिज स्कूल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ऐसे इतिहासकार थे जो कहीं ना कहीं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो रिसर्च जनरली, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि इंडिया में जनरली अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो JNU के जो स्कॉलर्स होते हैं वो आते हैं, या IIM के होते हैं, या IIT। जैसे अब कोविड का समय चल रहा है तो जनरली आप देखो IIT BHU का कोई प्रोफेसर बोलता है, तो या IIT कानपुर का कोई प्रोफेसर अपनी टिप्पणी देता है। तो इसी तरह से उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, जो इतिहासकार थे, वो अपनी टिप्पणी देते थे, इसलिए उसका नाम ही कैम्ब्रिज स्कूल पड़ गया था। ठीक है। तो 1960 और 70 के दशक में उनकी रचनाएं जो प्रकाशित हुई थी उन पर ये रोल था, मतलब उनमें ये रोल दिया गया था क्योंकि 1960 और 70 के दशक में उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। ठीक है। तो और अब हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद में इनकी क्या भूमिका थी। ये जो कैम्ब्रिज स्कूल है, आप चूंकि समझने के लिए इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कैम्ब्रिज स्कूल कहाँ पर है? लंदन में। अब ब्रिटेन में होने के बावजूद होना है, अगर ये ब्रिटेन में है तो इसकी जो विचारधारा होगी वो भी तो प्रो ब्रिटेन ब्रिटिश होगी ना। वो ऐसा तो नहीं कि भारतीयों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देंगे। ऑब्वियसली बात है कि वो ब्रिटेन को ही बताएंगे, और जो औपनिवेशिक शासन था ब्रिटेन का उसकी ये गुणगान करेंगे कि हाँ वो सही था। तो जो औपनिवेशिक विचारधारा थी, जो औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य था, चैप्टर 1 में जो हम देख रहे थे, सॉरी इसके पहले जो देख रहे थे हम, भारत में राष्ट्रवाद फर्स्ट में, तो सेम उसी से मिलता जुलता इनका भी, उनकी भी विचारधारा थी। कि बस क्या होता था इनके साथ, ये भी यही मानते थे कि भारत की जो राष्ट्रवाद है वो सॉरी, कुछ राष्ट्रवाद नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ आपस में स्ट्रगल था। वो तो ब्रिटिश था या ब्रिटिश के उपनिवेश थे, मतलब औपनिवेशिक शासन था जो भारत को एक साथ बांध के रख रहा था। जिस तरह से, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का विकास भारतीय जनता और साम्राज्यवाद के बीच अंतर्विरोध के कारण हुआ। मतलब कि साम्राज्यवाद और भारतीय जनता के बीच विरोध था, जिस वजह से भारत का राष्ट्रवाद विकसित हुआ या भारत में राष्ट्रवाद विकसित हुआ। पर कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार मानते थे कि नहीं, ऐसा नहीं था। वो कहते थे कि साम्राज्यवाद और भारतीय जनता के बीच कोई वास्तविक अंतर्विरोध था ही नहीं। जो अंतर्विरोध था वो भारतीयों के बीच में ही था। ठीक है। वो इस तरह की बात करते थे। जैसे कि जॉन गलागर और रोनाल्ड रॉबिन्सन का जो उनके जो लेख थे, जिसमें लिखा था इंपीरियलिज्म ऑफ फ्री ट्रेड और अफ्रीका एंड द विक्टोरियंस। इसमें इन्होंने लिखा था कि उपनिवेशवाद एशियाई और अफ्रीकी सत्ता तंत्र की आंतरिक राजनीतिक कमजोरी का परिणाम था। उन्होंने औपनिवेशिक शासन की स्थापना के लिए यूरोपीय लोगों के साथ सहयोग किया। तो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो अफ्रीका और एशिया में जो आंतरिक कमजोरियां थी उस वजह से उपनिवेशवाद आया। अब कमजोरी थी तो आप राष्ट्रवाद कैसे कह सकते हो? आपस में ही कह रहे हैं कि ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें आपस में ही फूट था,
आपस में ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए तो उन्होंने ब्रिटेन की सहायता की ना, ब्रिटेन की सहायता की उपनिवेश बनाने में, या यूरोप की सहायता की उपनिवेश बनाने में। अगर उनमें वो एकता होती तो यूरोप उपनिवेश बना ही नहीं पाता। और एक हद तक उनकी बात सही थी, तो वही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो गलानन थे उनके एक विद्यार्थी थे अनिल सील, इन्होंने अपनी बुक में किताब में लिखा द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उसमें इन्होंने लिखा कि भारत में जो नेशनलिज्म आया उसके पीछे एक तर्क ये था कि भारत, अंग्रेज जो थे उन्होंने भारत में शिक्षा व्यवस्था लिया, मतलब लाया। वो क्या कह रहे थे, वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि जब अंग्रेज भारत में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की तो उससे एक नया मध्यम वर्ग पैदा हुआ। अब शिक्षित होने लगे वो, तो वो कहीं ना कहीं एक उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बनने लगी। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने उन्हें विश्वविद्यालय में, राजनीतिक संस्थाओं में, नगर पालिकाओं में, या कहीं भी, मतलब जो छोटे मोटे राजनीतिक वो थे उसमें वो पद देना शुरू कर दिए। अब पद उनको वो पोस्ट मिलनी शुरू हो गई, तो उससे क्या हुआ कि इनकी जो महत्वाकांक्षा थी बढ़ने लगी। अब चूंकि पोस्ट बहुत कम होते थे, सीटें बहुत कम थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो उनके आपस में ही जो अंतर विरोध था वो शुरू हुआ। तो ये भी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि, मतलब जो अनिल सील थे उन्होंने ये कहने की कोशिश किया कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में या भारतीय जनता के बीच में कोई सीधा टकराव नहीं था। जो जगह था वो, मतलब जो विरोध था वो था भारतीयों के बीच में, स्पेशली जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जो एलीट क्लास के लोग थे, जो पढ़े लिखे हो रहे थे, या जो सभ्य समाज वाले लोग थे, उनके बीच में था। जाति, धर्म और इन सब को लेके वो विरोध था, ना कि उनके बीच में। ये कहते हैं कि साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच ऊपरी टकराव पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया गया है, उसकी वास्तविक सहभागिता का अध्ययन कम से कम उतना ही लाभदायक होगा। इन गोलबंदियों के घटित होने में अंग्रेजी राज और भारतीय उद्यम दोनों ही सहभागी हैं। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आगे, मतलब लब्बो लुभाव इसी चीज़ का है कि जो मेन अंतर विरोध था वो आपस में ही था, ना कि अंग्रेजों और जनता के बीच में था। इसी तरह से अनिल सिंह ये भी कहते हैं, जैसे मार्क्सवादी कहते हैं ना कि जो भारत का राष्ट्रवाद था उसका उदय वर्ग संघर्ष और आर्थिक असमानता के बीच में हुआ, तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि किसी वर्गीय मांग या अर्थतंत्र की संरचना में बदलाव के कारण ऐसा हुआ था। वो सीधा सा कह रहे थे कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो उदय था वो वर्गों पर आधारित धारणा की जगह पर कुलीनों पर आधारित धारणात्मक व्यवस्था से समझा जा सकता है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो कि लोग शिक्षित हो रहे थे, अब उसके शिक्षित होने के बाद वो जो पोस्ट दी जा रही थी, जो राजनीतिक अधिकार दिए जा रहे थे छोटे मोटे, उसको पाने के लिए आपस में ही उनका होड़ था। और वो जो होड़ था कुलीन वर्गों के बीच में, वो जाति से जाति के बीच था, समुदाय और समुदाय के बीच था, ना कि किसी क्लास को लेके था। मतलब अमीर गरीब के बीच में नहीं था। वो जो अमीर लोग थे या जो मध्यम वर्ग उभर रहा था, कुलीन वर्ग, उसी के बीच में था। तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि वो आर्थिक असमानता के बीच में था। देखिए, ये कैम्ब्रिज थॉट्स बताए जा रहे हैं। अब आप बिल्कुल मत बोल समझो कि वो, देखिए सबके अपने अपने थॉट्स हैं, तो ये उनको काटने की कोशिश करते हैं, उनके थॉट्स इनको काटने की कोशिश करते हैं। तो आप ये मत बोलिए कि नहीं, अभी हम ये बता रहे हैं, हमने तो मार्क्स में कुछ और कहा था। क्योंकि सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, तो उस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उनकी अपनी थिंकिंग थी। ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे कि जो औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो संचालित संघर्ष था वो बिल्कुल झूठा था। उनका कहने का मतलब था कि ये सारी चीज़ें दिखावा थी बस, और कुछ नहीं। जैसे वो कह रहे थे कि अंग्रेजी राज और कांग्रेस ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें से कई दो ऐसे पक्षों के बीच महज छद्म संघर्ष थे, जिनमें से प्रत्येक अपने मोर्चों पर तैनात अविश्वसनीय फौजों का मारा हुआ था। असहयोग आंदोलन, सबने अज्ञान, तो ये जो नया संविधान था, ये सारी चीज़ें वो कह रहे थे कि विचित्र संघर्ष का हिस्सा थे। तो आप बस ये समझने की कोशिश करो, मतलब क्योंकि अब देखो, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि आखिर हमें आधे घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना होता है। 15, मिनिमम 12 से 15 पेजेस होते हैं वो। तो इसलिए हम वही टॉप, मतलब वही चीज़ एलोबरेट कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको अगर हटा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्होंने एक जो बहुत कैम्ब्रिज थॉट्स, एक जो बहुत मतलब आप कटाक्ष के रूप में आप देखो
जो उन्होंने कहा उसमें सबसे बड़ी बात ये थी, उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसका नेतृत्व वही लोग कर रहे थे जो असंतुष्ट थे और जिनके अपने स्वार्थ पूरे नहीं हो पा रहे थे, वही संघर्ष में भाग ले रहे थे। उनका एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि भाई दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की अवधारणा विकसित की कि भारत का जो पैसा है वो ब्रिटेन को ब्रिटेन में ले जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो सिर्फ इसलिए किया गया ताकि वो लंदन में आराम से रह सके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो लोग थे या कैम्ब्रिज जो थॉट्स थे वो इसी के इर्द गिर्द घूमते थे। और कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकार थे, उनका ये भी मानना था कि भारतीय मतलब उपमहाद्वीप में जो बदलाव आया वो उसमें सबसे बड़ा रीजन था औपनिवेशिक सरकार। उन्होंने कहा था कि जो ब्रिटिश द्वारा संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक जो सुधार किए गए, अब हुआ क्यों, वो जैसा बताने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि प्रशासन को चलाने के लिए निचले स्तर पर भारतीयों की ज़रूरत पड़ती थी और इस प्रक्रिया में बहुत थोड़े से भारतीय होते थे। अब हुआ ये कि जब 19वीं सदी के में जब आप 20वीं सदी कह लो, जब उसमें द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो इसके बीच में कॉस्ट कटिंग के लिए अंग्रेज़ों ने थोड़ी सी प्रशासनिक सुधार किए और बड़े स्तर पर भी। अब या तो ये, अब देखो, ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने अपने मन से किया, जबकि ऐसा था नहीं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के दबाव में आके और भारत में उठ रहे जो आंदोलन थे उनको किसी तरह से क्या कह सकते हो आप उसको, कि हाँ, काउंटर बैलेंस करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि कुछ संवैधानिक उपाय किए ताकि इनको थोड़ा सा प्रशासनिक अधिकार दिया जाए, थोड़ा राजनीतिक अधिकार दिया गया। अब इससे क्या हुआ, थोड़ा बहुत सत्ता का हस्तांतरण होने लगा, जिससे कि जो यहाँ के लोग थे उनके अंदर और राजनीतिक महत्वाकांक्षा आने लगी, जिससे कि वो थोड़ा सा एकजुट हुए। तो ये बताने की कोशिश यही कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो हुई वो सब अंग्रेज़ों की देन थे। अगर उन्होंने ऐसा न किया होता तो भारत में इस तरह की चीज़ें या राष्ट्रवाद बिल्कुल भी ना आता। ठीक है। और उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि जो भी ये नेता इसमें शामिल हो रहे थे उसमें उनकी कोई विचारधारा नहीं थी, या जो नेता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे या बताने की कोशिश कर रहे थे वो उनकी विचारधारा नहीं थी, बल्कि सत्ता की चाह थी। और वो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी देखिए, क्योंकि 1940 के बाद जो राजनीतिक समीकरण बदलना शुरू हुआ भारत के राष्ट्रवाद में, वो इसी तरह इशारा कर रहा था कि जो भी नेता टॉप क्लास में थे, जो ऊपर थे, वो बस सत्ता की चाह रखते थे। जैसे मुस्लिम लीग, वो उसने अलग वो कर दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बनेंगे, जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, इसमें आपस में होड़ होने लगी। तो इसलिए इन्होंने ये अनुमान लगाया होगा कि इसका मतलब ये जो दिखावा कर रहे थे राष्ट्रवाद का या विचारधारा का, वो विचारधारा नहीं बल्कि एक अपनी सत्ता की चाह थी। ठीक है। सभी स्थानों पर सभी व्यक्ति, सभी नेता और उसके अनुयायी सत्ता और संसाधन की लागत में लगे हुए निजी स्वार्थ से संचालित हो रहे थे। यही बताने की वो कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि विचारधारा और समाज को बदलने की सभी बातें बस मुखौटा थी। ठीक है। तो आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो कैम्ब्रिज स्कूल की जो विचारधारा थी भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति, वो कैसी रही होगी या वो क्या सोचते थे। अब देखिए, कैम्ब्रिज स्कूल की थेसिस जो थी मॉडर्न एशियन स्टडीज़, या उसमें कौन कौन से लेख थे या कौन कौन सी बुक्स छपी थी, आप चाहो तो इनको देख सकते हो। स्पेशली आप अनिल सिल की जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द राज, ये आप याद रखना। ये थोड़ा मतलब अच्छी बुक है, अगर आप इसको मेंशन करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट अपने उसमें कंप्लीट करेंगे सबाल्टर्न अध्ययन, कि सबाल्टर्न जो लोग थे वो भारतीय राष्ट्रीय मतलब सॉरी वो इंडिया नेशनलिज्म के बारे में क्या सोचते थे, भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते थे। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच। चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम, दिस इज धीरेन्द्र तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे MHI 09। तो आज हम बात करेंगे सबाल्टर्न अध्ययन। हम इस समय पढ़ रहे थे भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय परिप्रेक्ष्य पार्ट 2, तो जो आपका 4th चैप्टर है। तो इसमें 2 पार्ट थे। एक तो कैम्ब्रिज स्कूल के जो थॉट्स थे इंडियन नेशनलाइजेशन पे, वो हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे
जो कि बात करेंगे कि सबाल्टर्न अध्ययन इंडियन नेशनलिज्म पे क्या कहता है। तो सबसे पहले तो मैं सॉरी वो करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि शांति होती है। तो मेरी आवाज़ अगर थोड़ी भारी भारी सी लगे तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ओके। तो अब चूंकि दिमाग में आ रहा होगा कि ये सबाल्टर्न होता क्या है, तो सबाल्टर्न का अगर मैं बहुत सीधा सीधा बता दूं तो जो समाज के जो नीचे तबके के लोग होते थे, जैसे खेतीहर थे, मजदूर थे, किसान थे, उनके बारे में जब आप बात करते हैं, जो लोग उनकी विचारधारा को लेके बात करते हैं, उनके थॉट्स को लेके बात करते हैं, उनको सबाल्टर्न कहा जाता है। बाकी अगर डिटेल में आपको जानना है तो MHI 03 का जो हमारा लेक्चर है उसमें डिटेल में बताया गया है। उसमें पूरा का पूरा टॉपिक है सबाल्टर्न स्टडीज पे। ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो सबाल्टर्न थिंकर्स थे वो नेशनलाइजेशन के बारे में क्या समझते थे या क्या कहते थे। देखिए, बहुत डिटेल में ना जाके, मतलब एक एक लाइन पढ़ने से अच्छा मैं आपको इसका सार बता देता हूँ। जो सबाल्टर्न स्टडीज नामक एक मैगजीन थी, उससे जुड़े हुए जो वैज्ञानिक थे या विद्वान थे, उन्होंने अपनी जो आलोचना की भारत के राष्ट्रवाद को लेकर, जो औपनिवेशिक धारणा थी और जो भारत के लोगों की अपनी जो राष्ट्रीय धारणा थी, उन दोनों को उनकी इन्होंने तीखी आलोचना की। हालांकि आलोचना इन्होंने मार्क्सवादी भी की। अभी देखिए, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, औपनिवेशिक थिंकर्स क्या समझते थे, औपनिवेशिक जो इतिहासकार थे या औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति क्या था। फिर हमने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी पढ़ा कि भारत के अपने ही जो विद्वान थे वो क्या समझते थे कि इंडियन नेशनलिज्म या भारतीय राष्ट्रवाद कैसे आया या क्या है। और फिर एक थिंकर्स थे मार्क्सवाद। तो ये जो सबाल्टर्न्स थे, इन्होंने तीनों को नेगेटिव वो कर दिया कि नहीं, ये फालतू की चीज़ें हैं, तीनों इन्होंने हटा दिया। तो अगर हम इसमें बात करेंगे कि आखिर कैसे, मतलब इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सबाल्टर्न स्टडीज़ थी उसके जो पहले उनका जो पहला अपना वो आया था, बुक्स थी या क्या कह सकते हैं उसको, ग्रंथ था, उसमें रणजीत गुहा थे। रणजीत गुहा ने लिखा था कि भारत का जो राष्ट्रवाद था या उसका जो इतिहास है, जो जिन्होंने लिखा स्पेशली भारत के राष्ट्रवाद को, वो कुलीनता में दबे हुए थे। मतलब कि वो उन पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका वर्चस्व था। तो वो खुद को ही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें कोई जो नीचे तबके के लोग थे, जो मतलब खेतीहर थे, मजदूर थे, किसान थे, उनके थॉट्स को नहीं लिया जा रहा था। ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक अगर आपको सबाल्टर्न समझना है तो बस यही समझिए कि ये जो नीचे तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, गरीब खेतीहर, किसान, मजदूर वगैरह वगैरह, श्रमिक वर्ग, उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और ये बताते हैं कि जो भी इतिहास लेखन का कार्य हुआ है उनमें उनकी आवाज़ तो कहीं है ही नहीं। उनके बारे में लिखा तो गया है, लेकिन एक्चुअल में उनकी थॉट्स नहीं है, जो उनकी थिंकिंग नहीं है। ये थिंकिंग किसकी है, जो कुलीन वर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके बारे में ही लिखा गया। मतलब उनके द्वारा ही जो कहा गया, उनके द्वारा ही लिखा गया। उन्होंने कह दिया कि गरीब ऐसे थे तो मान लिया गया गरीब ऐसे थे। एक्चुअल में गरीब से पूछा नहीं गया कि गरीब एक्चुअली में कैसे थे। या उन्होंने बोला कि जो आंदोलन हुआ उसमें राष्ट्रीयता की भावना थी, ये उच्च वर्ग के लोगों ने कहा, जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने कहा। एक्चुअल में आपने क्या गरीबों से पूछा, या जो खेतीहर थे, श्रमिक थे, आपने उनसे पूछा कि आप ये किस भावना से कर रहे हो। जाहिर सी बात है ना कि अलग, अगर आप जैसे कि देखो, अगर कोई श्रमिक या कोई खेतीहर मजदूर आंदोलन कर रहा है अपने ही जमींदार के प्रति, तो वो औपनिवेशिक सरकार के विरोध तो नहीं कर रहा ना, वो अपने ही हिंदू या मतलब अपने ही जो भारतीय कोई जमींदार रहा होगा उसी के खिलाफ कर रहा है। तो यही देखिए, यही जो क्वेश्चन उठा ना कि ये फिर राष्ट्रवाद कैसे हुआ, तो वही वो बताने की कोशिश कर रहा है। हम इसमें आगे देखेंगे। उन्होंने कहा कि सभी किस्म के जो इतिहास थे उनमें एक चीज़ साझा थी कि जो राजनीति में जो जनता होती है उसकी अनुपस्थिति थी। जितने भी इतिहास लेखन हुए उसमें जनता की बात की ही नहीं गई, सिर्फ बड़े बड़े चीज़ों को ऊपर ऊपर से दिखा दिया गया। ठीक है। जैसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों की आलोचना उन्होंने कैसे की। इन्होंने लिखा कि जो औपनिवेशिक प्रवृत्ति थी वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो अज्ञानी जनता है, जैसे कि अनपढ़ लोग हैं, उनको हमें ज्ञान देना है, ये हमारा कर्तव्य है।
इसीलिए हम वहाँ पर गए और उन पे शासन किया ताकि हम उन्हें शिक्षित कर सकें। ठीक है, तो और उसी को इन्होंने राष्ट्रवाद का नाम दे दिया, क्या कि धीरे धीरे वहीं से राष्ट्रवाद आया। उसके बाद जो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति थी भारत के लोग, वो कहते थे कि नहीं, राष्ट्र का निर्माण एक प्रतिशोध के रूप में हुआ। प्रतिरोध के रूप में कैसे? कि अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे या हमारे बारे में उल्टा सीधा लिख रहे थे, तो हमारे लोग जागृत हुए, थोड़ा सा उन्हें ये फील आया कि नहीं, हमें भी उसके जवाब में कुछ लिखना चाहिए। तो उन्होंने फिर अपने इतिहास को खंगालना शुरू किया या अपनी बड़ाई करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे वहीं से राष्ट्रवाद आया। और फिर मार्क्सवाद जो थे वो ये कहते थे कि जो आर्थिक असमानता है और उसकी वजह से वर्ग संघर्ष होता है, और वर्ग संघर्ष धीरे धीरे राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है। ये जो तीनों चीज़ें थीं, और प्लीज़ इनके डिटेल में जाना है तो प्लीज़ अपना पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताया, जो सबाल्टर्न थे, कि भाई आपने ये सारी चीज़ें बता दी, लेकिन इसमें जनता कहाँ है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद, आखिर राष्ट्रवाद वहाँ के लोग ही तो लाते हैं, लेकिन इसमें से उनके थॉट्स तो गायब हैं, उनके व्यूज़ तो गायब हैं। तो यही बताने की वो कोशिश कर रहे थे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पहले के इतिहासकारों की आलोचना इसलिए की गई क्योंकि वो लोकप्रिय पहलकदमी की अनदेखी करते थे और विद्रोह तथा विद्रोहियों के बारे में सरकारी नकारात्मक सोच को स्वीकार कर लेते थे। द फ्रोज ऑफ अकाउंटर इंसर्जेंसी नामक अपने लेख में रणजीत गुहा ने भारत के मौजूद किसान और आदिवासी वर्गों पर लिखे गए इतिहासों पर कठोर आक्रमण किया, क्योंकि वो किसान विद्रोह को युद्ध के रूप में स्वतः स्फूर्त और अविचारित मामला समझते हैं और विद्रोहियों की खुद की चेतना की अनदेखी करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं उसमें। और एक चीज़ गुहा जी ये कहते हैं कि जो भारत की राजनीति है वो दो तरह से होती थी। एक तो कुलीन वर्ग की राजनीति होती थी, दूसरा निम्न वर्ग की राजनीति होती थी। तो ये कहते थे कि आप निम्न वर्ग को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, आपको उसको भी देखना पड़ेगा। और वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो निम्न वर्ग की राजनीति होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और इतनी अलग होती है कि मतलब उनका दृष्टिकोण और उनकी चीज़ें जो होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा, अगर आप इतिहास आपने पढ़ा होगा, स्वाभाविक सी बात है, तो आपने पढ़ा होगा कि भारत में कई ऐसे राज्य थे या कई ऐसे इलाके थे स्पेशली, जो अंग्रेज़ों के समय से ही खुद को कभी समय समय पे इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते थे, अपने दम पे कर देते थे, मतलब अपने द्वारा विद्रोह चला के, या अब हिंसक विद्रोह भी होता था। तो इस तरह की चीज़ें वो करते थे और कुछ एक पर्टिकुलर एरिया को आज़ाद घोषित कर देते थे। तो आप देखिए, क्या ऐसा था कि उसमें कोई कुलीन वर्ग रहा हो या कोई कांग्रेस का सदस्य जाके इस तरह की चीज़ें कर रहा हो? बिल्कुल नहीं होता था। तो आप ये कहिए फिर क्या उनका अपना राष्ट्रवाद नहीं था या उनकी अपनी चीज़ें नहीं थी? और उसको आप राजनीति से गायब कैसे कर सकते हैं? तो वही वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको इस बारे में भी बात करनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ है कि जनता की राजनीति महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे ऐसे स्वायत्त परिक्षेत्र का निर्माण होता था जो न तो कुलीन राजनीति से पैदा होता था, न ही अपने अस्तित्व के लिए उस पर निर्भर था। ठीक है, अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता की राजनीति कई तरह से कुलीन राजनीति से अलग होती थी। कैसे होती थी? सबसे पहला पॉइंट, एक कि इसकी जो जड़ें होती थी वो जाति, रिश्तेदार के संपर्क, आदिवासी एकजुटता, स्थानबद्धता और जनता के पारंपरिक संगठनों में होती थी। जैसे बिरसा मुंडा ने जो किया वो देख लीजिए, मतलब कोल विद्रोह हो गया, पावना विद्रोह हो गया। अब जितने भी विद्रोह थे, अहोम आंदोलन हुआ, और इस तरह के जितने भी विद्रोह हुए, आप उनको देखिए, वो पर्टिकुलर या तो किसी जनजाति से बिलोंग करते थे लोग, या तो किसी एक क्षेत्र से बिलोंग करते थे लोग। तो इस तरह से जब चीज़ें हुई, जैसे सन्यासी आंदोलन हुआ, फकीर आंदोलन हुआ, तो ये जो आंदोलन थे इनकी भी अपनी राजनीति थी और ये जनता की राजनीति थी, और इनका भी अपना उतना ही महत्व था जितना कुलीन राजनीति की, या जितना कांग्रेस के आंदोलन की थी, या जितना असहयोग आंदोलन की थी। ठीक है, तो ये वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो जड़ें होती थी वो किस तरह से, जो कुलीन राजनीति होती थी वो सबको लेने की हो सकता है बात करते हों, जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, ये अपने मतलब आराम से बात करते थे, समझा के बात करते थे। लेकिन जो
निम्न वर्ग की राजनीति होती है, जो जनता की राजनीति होती है, उनको जैसे हम कहते हैं ना कि यार लोगों को ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें समझ में नहीं आती। जो छोटे लोग हैं या जो मतलब सामान्य लोग हैं, उनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, उन्हें खाने पीने रहने को आराम से मिल जाए, उनके लिए वही बहुत कुछ है। तो जब ये चीज़ें प्रभावित होती थी तो वो आंदोलन करते थे, वो विद्रोह करते थे, और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो विद्रोह अंग्रेज़ के खिलाफ़ कर रहे हैं या अपने ही किसी भारतीय के खिलाफ़ कर रहे हैं जो ज़मींदार बन के बैठा है। ठीक है, तो पहला ये था। दूसरा अंतर ये था कि जहाँ कुलीन गोलबंदियाँ स्वभावतः ऊर्ध्वाधर होती थी, वहीं जनता की गोलबंदियाँ क्षैतिज होती थी। मतलब कि ये ऐसा नहीं था कि कोई अध्यक्ष है तो कोई ऐसे है, इस तरह की चीज़ें चल रही हों। यहाँ सब बराबर थे और सब एक साथ मिलके अपना काम करते थे या आंदोलन करते थे। तीसरा, जहाँ कुलीन गोलबंदियाँ कानूनी और शांतिप्रिय होती थी, वहीं निम्न वर्गीय गोलबंदी अपेक्षाकृत हिंसक होती थी। ये तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब जनता तभी भड़कती है जब उसके संतोष का पारा भर जाता है या बढ़ जाता है। आप कह रहे हो कि जब उन्हें बहुत दिन बर्दाश्त करते हैं लेकिन एक बार लगता है कि नहीं अब नहीं हो सकता, तो फिर वो हिंसक हो जाते हैं और तभी आंदोलन करते हैं। ठीक है। चौथा, यहाँ फोर्थ की बात करें कि कुलीन गोलबंदी अधिक सावधान और नियंत्रित होती थी, जबकि निम्न वर्गीय गोलबंदी अधिक स्वस्फूर्त होती थी। तो ये जो डिफरेंस दिखाया गया है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। देखो, सबाल्टर्न ने यही दिखाने की कोशिश की कि आप भारत के राष्ट्रवाद से, जब आप भारत में राष्ट्रवाद उदय की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो आप निम्न वर्ग को हटा नहीं सकते। आपको उनकी भी बात लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी कुलीन वर्ग के समानांतर ही चल रहे थे। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबाल्टर्न इतिहासकारों का कांग्रेसी राष्ट्रवाद और उसके साकार रूप भारतीय राज से मोहभंग हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस थीसिस को खारिज कर दिया कि लोकप्रिय गोलबंदी जनता के आर्थिक हालत या ऊपर की पहल का परिणाम थी। हाँ, तो इसमें यही बताने की बस ज़्यादा कोशिश की गई है कि जो कांग्रेसी राष्ट्रवाद थी, या जो स्पेशली कहा जाता था कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, क्योंकि 1885 के बाद जब कांग्रेस आई तो चारों तरफ कांग्रेस ही दिख रही थी, क्योंकि कांग्रेस खुद को ही एज ए लीडर समझ रहे थे। नो डाउट, उसमें कोई भी शक नहीं है कि नहीं थे, वो थे। लेकिन आप जो निम्न स्तर पे चीज़ें चल रही थी, जो गांव देहात में और दूर दराज के इलाकों में जो चीज़ चल रही थी, उनको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? उनका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि भारत इतना बड़ा था, तो आप सिर्फ कांग्रेस को ही पूरे देश का नेतृत्व करता नहीं समझ सकते। और भी अपने स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पे चीज़ें हो रही थी। अगर आप उनको कलेक्टिव स्टडी करो तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़े राष्ट्रवाद की भूमिका को लेके आगे बढ़ रहे थे या निभा रहे थे। चूँकि जो शिक्षित वर्ग थे या जो एलीट क्लास है, कुलीन वर्ग है, उन्हीं के लोग सुनते हैं या वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से अपनी बात रख पाते हैं, तो इसलिए उनकी बात ज़्यादा देखी गई। तो सबाल्टर्न ने यही काम किया कि जब इस तरह की चीज़ें चल रही थी, जब कुलीन वर्ग हावी था या चीज़ें वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो क्या उसके बराबर छोटे निम्न स्तर पे क्या चीज़ें चल रही थी, सबाल्टर्न ने वही सामने रखा। ठीक है। तो इसी तरह से देखिए, ये जो थॉट्स बताए जा रहे थे, वो सबाल्टर्न स्टडीज़ की जो श्रृंखला थी, जो उनके ग्रंथ लिखे जा रहे थे, किताब लिखे जा रहे थे, उनके शुरुआती लेखों में ही बिल्कुल समझ में आ जाता था। जैसे कि ज्ञानंद पांडे ने पीजेंट रिवोल्ट एंड इंडियन नेशनलिज्म में लिखा है कि अवध में जो किसान आंदोलन हुआ, वो असहयोग आंदोलन से बहुत पहले हुआ। ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट करके बताइए कि अवध का जो किसान आंदोलन था वो कब हुआ था और उसके अगुवा कौन थे। ठीक है, मतलब उसको लीड कौन कर रहा था। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अवध का किसान आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन से पहले हुआ था और बिल्कुल स्वतंत्र था। तो देखिए, यहाँ कहने का मतलब ये था कि असहयोग आंदोलन पहला आंदोलन था जो राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के लीड में हुआ या कांग्रेस को लेके हुआ। लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसे आंदोलन हुए हैं जो अपने आप में स्वतंत्र थे और अपने आप में बहुत समृद्ध भी थे। तो क्या उनकी भूमिका राष्ट्रवाद में नहीं थी? क्या उनकी भूमिका अपने अंदर राष्ट्र प्रेम जगाने की नहीं थी? वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है। पूरी तरह से स्वतंत्र होकर जन्मा। इसके मुताबिक स्थानीय शक्ति संरचना और औपनिवेशिक सत्ता के साथ उसके गठजोड़ के बारे में किसानों की समझदारी कांग्रेसी नेताओं से अधिक उन्नत थी। असल में तो ये चली। उसके बाद दूसरा, स्टीफन हैनिंगम कहते हैं कि उनकी जो बुक थी क्विट इंडिया इन बिहार एंड द ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंसेस, उसमें कहते हैं कुलीन और निम्नवर्गीय परिप्रेक्ष्य एक दूसरे से साफ साफ अलग थे।
ठीक है, वो बता रहे थे कि दोनों बिल्कुल अलग होते थे। एक तरफ जहाँ कुलीन वर्ग की शुरुआत कहाँ से होती थी, कांग्रेस में हो रही है, जो दबदबे जो उच्च वर्ग के लोग थे वो कांग्रेस में ज़्यादा हावी हो रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे किसान थे, छोटे ज़मींदार थे या उस तरह के लोग थे, उनका भी एक निम्न वर्गीय विद्रोह था, या एक मतलब एक ताकत के रूप में वो भी उभर रहे थे, और वो अपने स्तर पे अपना काम करते थे। तो कुल मिला जुला के देखिए, अगर मैं बहुत साफ साफ बात करूं तो कहने का मतलब सीधा सा था, जब सबाल्टर्न के बारे में आप लिखिए तो घुमा फिरा के यहाँ से बात यही की गई है कि जब एक तरफ तो कुलीन वर्ग की बात हो रही है, आप क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप सबाल्टर्न के बारे में थोड़ा सा बताओगे, सबाल्टर्न स्टडीज़ होता क्या है, उसके बाद फिर आप बताओगे कि अ, ये बाकी जो आंदोलन थे, जो बाकी जो इतिहासकार थे उनसे किस तरह से अलग थे। ठीक है, उसमें आप औपनिवेशिक धारणा को बताओगे, राष्ट्रवाद को बताओगे, और सॉरी मार्क्सवाद को बताओगे। इन तीनों से उसको अलग करोगे, फिर इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि गुहा को लेके करोगे, ज्ञानेंद्र पांडे जी को लेके करोगे, क्या करेंगे लेके करोगे। इन तीनों का एग्जाम्पल देते हुए आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि जो कुलीन वर्ग है वो किस तरह से निम्न वर्गीय उससे अलग था। तो भारत का इतिहास जो राष्ट्रवाद है, सॉरी, वो कुलीन वर्ग के रूप में तो अभी तक देखा जा रहा था, वो निम्न वर्ग को किस तरह से देखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब इसमें देखिए मैं लास्ट एक और बताता हूँ कि सुमित सरकार ने द कंडीशन एंड नेचर ऑफ सबल्टन मिलिटेंसी उसमें कहा कि बंगाल में जो असहयोग आंदोलन हुआ वो इस तरह की, मतलब असहयोग आंदोलन पूरे भारत में था, स्पेशली उत्तर भारत में, तो बंगाल में जो तस्वीर उसके सामने आ रही थी उसमें देखा गया कि जनता जो थी वो नेताओं से काफ़ी आगे निकल चुकी थी। ठीक है, और लोकप्रिय पहलकदमी ने नेताओं को आंदोलन पर रोक लगाने देने की चेतावनी दी। तो अब बहुत ज़्यादा इसको जितना भी पढ़िए, देखिए एमए के आप स्टूडेंट हैं तो एमए में एक्चुअली जो पढ़ाई की टेक्निक्स होती हैं वो लेक्चर टेक्निक होती है, जहाँ पे एक प्रोफेसर आता है, वो लेक्चर देता है और चला जाता है। तो इसलिए जब भी आप पढ़ेंगे तो सारे पेज पे घुमा फिरा के वही बात कही जाती है, बस कुछ उदाहरण दिए जाएंगे, कुछ शोध बताए जाएंगे कि हाँ इन्होंने ऐसा कहा, मतलब अपनी बातों को बस जस्टिफाई करने के लिए अलग अलग तरह से कहा जाएगा, और कहने का मतलब सिर्फ वही होता है। तो आई होप कि आपको ये सबाल्टर्न समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि इससे दो ही क्वेश्चन बनता है, एक तो कैम्ब्रिज स्कूल और दूसरा सबाल्टर्न। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और प्लीज़ अपने फीडबैक्स आप हमें कमेंट करते रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।